अरे कमला, तुझे पता नहीं उस शीला के बेटे की शादी एक बड़े खानदान में होने जा रही है। सुना है बड़े अमीर घर की लड़की है। वो तो उस दीपक की किस्मत अच्छी निकली जो उस चपड़गंजू को उस लड़की ने अपने पापा के ऑफिस में पसंद कर लिया। अब तो उसकी लॉटरी लग गई। क्या बात कर रही हो? तो अब तो वो शीला 7वें आसमान में होगी। और नहीं तो क्या, तुझे पता है कितनी बड़ी हाँकड़ी थी कि शहर के बड़े बड़े घराने के लोग आएंगे उसकी अमीर बहू की शादी में। फिर कमला ने जैसे ही सुना कि शादी में शहर के बहुत अमीर परिवार के लोग आने वाले हैं तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर इस शादी में कोई अमीर लड़की मिल जाए तो मैं अपने रोहित की किस्मत बदल दूंगी। दरअसल कमला बहुत ही चालाक और लालची स्वभाव की औरत थी। उसके पति रामलाल एक सीधे साधे मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाते थे। उसका एक बेटा था रोहित, जो कि पढ़ाई में ठीक ठाक था और दिखने में काफी हैंडसम था और एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। ऐसे ही शादी का दिन आया। कमला ने भी अपने बेटे को अच्छे कपड़े पहनाए और खुद भी बन ठन कर तैयार हो गई। शादी में पहुंचते ही कमला की नजरें लगातार लोगों को परख रही थी। वाह वाह, इन अमीर लोगों का तो क्या कहना, क्या ठट होते हैं जी। कोई ऐसी अमीर घराने की लड़की मेरे रोहित के लिए मिल जाए तो बाई और लॉटरी लग जाएगी। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसका नाम था श्रेया। श्रेया महंगे कपड़ों में सजी हुई थी। बेटा, वो लड़की कितनी अमीर लग रही है। अब उससे शादी कर ले तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ माँ, उसने तो हाथ में 1 लाख का आईफोन पकड़ा हुआ है और सुंदर भी है। तो तू कौन सा सलमान खान से कम है? अब जा जाकर उससे बातचीत कर। देख उस तरफ अकेले जा रही है। हाँ, लेकिन मैं उससे बात कैसे करूँ? अब मतलब क्या ही बात करूँ? वो मैं सिखाऊंगी आप तुझे। अच्छा सुन, कान खोल। आपको कुछ चाहिए? मैं लेकर आऊँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ले लूंगी। नहीं, ऐसे कैसे? मैं भी आपके लिए जूस लेकर आता। अब वो उसके लिए जूस लेकर आता है। फिर दोनों साथ में खड़े होकर बातें करने लगते हैं। फिर कमला ने रोहित को बार बार किसी न किसी बहाने से श्रेया के पास भेजना शुरू कर दिया। कभी खाना पूछने के बहाने तो कभी मीठा पूछने के बहाने। पहले तो श्रेया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रोहित की सादगी और उसकी बातें धीरे धीरे उसे अच्छी लगने लगी। तुम बार बार मेरे पास क्यों आते हो? वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन आपके पास आकर बात करने से एक अलग ही सुकून मिल रहा है मुझे। ये सुनकर अब श्रेया हल्का सा मुस्कुराई। दूर खड़ी कमला ये सब देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। अब दोनों के फोन नंबर एक्सचेंज हुए और फिर दोनों में रोज बातें होने लगी। फिर एक दिन, श्रेया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोहित, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे घर वाले। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर बहुत मनाने के बाद श्रेया के घर वाले भी मान गए, जिसके बाद दोनों की शादी हो गई। कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर शादी के बाद जब श्रेया पहली बार अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि उनका घर बहुत ही साधारण है। और अगली सुबह जब वो अपने ससुराल की रसोई में गई तो वहाँ का हाल देखकर तो और भी हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ सिर्फ कुछ सड़ी गली सब्जियां पड़ी थी। ये सब्जियां तो कितनी सड़ी गली लगती हैं। ये लोग पता नहीं ये सब कैसे खा लेते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है ये गाय को देने के लिए रखी है। क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, माँ जी से पूछ लेती हूँ कि आज खाने में क्या बनेगा। अब वो अपनी सास के पास गई तो कमला ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, बेटी, हम लोग गरीब हैं, सूखी सब्जी खा लेते हैं। जो सब्जी पड़ी है बना ले। गरीबों के नसीब में कहाँ ही शाही पनीर जैसा कुछ खाने को होता है। हम तो पनीर खाने के लिए भी शादियों का इंतजार करते हैं ताकि पनीर खाने को मिल जाए। पनीर तो जैसे हमारे नसीब में ही नहीं है बेटी। ये सुनकर श्रेया का दिल पिघल गया। तभी उसे शादी में मिले पैसों का ख्याल आया। बेचारे मेरे ससुराल वाले, इनका पनीर खाने का इतना मन है लेकिन खा नहीं सकते। अगर मैं आज इन्हें पनीर बनाकर खिला दूं तो इन्हें कितना अच्छा लगेगा। फिर श्रेया ने अपने पैसे से पनीर खरीदा और खाना बनाया। उस दिन पूरे घर में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना बना। पनीर के साथ पूरी का तो मजा जैसे दुगना हो गया। पनीर खाकर तो कमला मन ही मन बड़ी खुश हुई। वाह वाह वाह, आज तो खाने में मजा आ गया। हाँ, लेकिन असली मजा तो तब आता ना जब पनीर हमें रोज खाने को मिलता। आज तो मिल गया, लेकिन कल से फिर से वही मंडी का सबसे सस्ती सब्जी घिया तोरी खानी पड़ेगी ना। अरे तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, अब बस देखते जाइए कि कैसे मैं रोज बहू से पनीर बनवाती हूँ। ऐसा कहकर कमला मुस्कुराने लगी। फिर अगले दिन, बहू, वो कल वाला पनीर बहुत अच्छा था, आज भी बना दे। आपको पसंद आया माँ जी? अच्छा ठीक है, मैं आज भी बना देती हूँ। अब उस रोज भी उसने फिर वही पनीर बनाया, लेकिन धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला हो गया। अब कमला और रोहित दोनों रोज पनीर की डिमांड करने लगे। श्रेया, आज पनीर पसंदा बना देना। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि उसकी बीवी बहुत अच्छा पनीर पसंदा बनाती है, तो तब से मेरा भी मन कर गया खाने का। अरे वाह बेटा, ये सुनकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। बहू, अब जो ये कह रहा है वही बना दे, और हाँ, थोड़ा ज्यादा बनाना। लेकिन अब उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी। श्रेया के पैसे खत्म होने लगे। ओ गॉड, जो भी पैसे मेरे पास थे वो तो खत्म हो गए। एक काम करती हूँ, रोहित से पैसे मांग लेती हूँ। श्रेया रोहित के पास जाती है और पनीर के लिए पैसे मांगती है। क्या पैसे? अरे अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और तुम्हें पैसों की पड़ी रहती है। एक डिमांड क्या रख दी, तुम तो पैसे मांगने लगी। ऐसा कहकर रोहित वहाँ से चला गया, जिसके बाद श्रेया अपनी सास के पास गई।
माँ जी वो कुछ पैसे चाहिए थे। वो क्या है ना, शाम को ये पनीर खाने के लिए कह रहे थे, लेकिन पनीर लाने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। अरे तो मैं कौन सा यहाँ नोटों की खेती करके बैठी हूँ जो तुम्हें निकाल कर दे दूं। मेरे पास कुछ नहीं है। एक काम करो, तुम रहने ही दो, हमें नहीं खाना पनीर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पनीर न देखकर रोहित गुस्सा हो जाएगा और भूखे पेट ही सो जाएगा ना, तो कोई बात नहीं। हम जैसे लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है। अब जाकर तू दाल ही बना ले जा। ये बात सुनकर अब श्रेया सोच में पड़ जाती है और अब ना चाहते हुए भी वो अपने मायके फोन करती है। हेलो मम्मी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ मम्मी। अच्छा मम्मी, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, क्या आप मेरे अकाउंट में डलवा देंगी? हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी कुछ पैसे तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करती हूँ। उसकी माँ उसके अकाउंट में 50,000 रुपए झट से डाल देती है। श्रेया को पहले तो अपनी माँ से पैसे मांगना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि उसने जो भी किया अपने परिवार के लिए तो किया है। लेकिन हर दिन पनीर को लेकर उनकी डिमांड बढ़ती जाती। कभी वो पनीर भुर्जी बनाने को कहते, तो कभी शाही या बटर मसाला पनीर, तो कभी वो पनीर के पराठे खाते। और जब भी वो पैसे मांगने जाती तो कमला दुखी चेहरा बनाकर बोल पड़ती, कोई बात नहीं बहू, हम तो वैसे भी सूखी रोटी खा लेंगे, हमें कहाँ आदत है अच्छे खाने की। श्रेया चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसे सच्चाई समझ आने लगी थी। उस रोज तो उसने बना दिया, लेकिन अगले दिन श्रेया ने जानबूझकर कहा, माँ जी आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पनीर नहीं बना पाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, हम गरीब लोग हैं, सूखी सब्जी खा लेंगे। अब इतने पैसे तो नहीं कि मैं पनीर मंगवा सकूं। ऐसा कहकर कमला अपने कमरे में चली गई, लेकिन श्रेया ने उसे अलमारी में पैसे गिनते हुए देख लिया था जो उसके ससुर और पति ने घर खर्च के लिए कमला के पास दिए थे। ओह, तो ये बात है, अब इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर शाम को श्रेया ने खूब सारा पनीर, मिठाई और महंगे पकवान बनाए। पूरा घर खुशबू से भर गया। कमला और रोहित के मुंह में पानी आ गया। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ, बहू ने तो आज दिल खुश कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही सब खाना खाने बैठने वाले थे, तभी श्रेया ने सारी थालियां उठाई और सामने कुछ गरीब लोग बैठे थे। फिर उसने सारा खाना उनको परोस दिया। ये क्या कर रही है बहू, ये खाना हमारे लिए था। माँ जी आप ही तो कहती थी कि आप गरीब हैं, सूखी सब्जी खा सकते हो, तो ये महंगा खाना आपके लिए कैसे हो गया? रिश्ते प्यार और ईमानदारी से चलते हैं, लालच से नहीं। अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो मिलकर मेहनत करनी होगी, न कि किसी का फायदा उठाकर। बहू हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। हाँ श्रेया, मुझे भी माफ कर दो। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई और उस दिन के बाद उन्होंने कभी श्रेया को पनीर के लिए परेशान नहीं किया। लालच हमेशा इंसान को छोटा बनाता है, जबकि सच्चाई और मेहनत ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। जो दूसरों का फायदा उठाते हैं उसे एक दिन सबक जरूर मिलता है। शादी के बाद की पहली सुबह रागिनी की नींद हल्की खटपट से खुली। उसने घड़ी देखी, सुबह के 5 बजे थे। ये इतनी सुबह आवाजें कैसी आ रही हैं? रौनक कहाँ चले गए, बाहर जाकर देखती हूँ। हे भगवान, लगता है सब लोग सोकर उठ गए और मैं अभी तक सो रही थी। जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद ही बाहर निकलती हूँ। अब बाहर जाकर देखती हूँ कि आखिर ये खटर पटर की आवाज किस चीज से आ रही है इतनी देर से। रागिनी तुरंत बाहर आ गई, पर बाहर उसे कोई दिखाई नहीं। तभी उसने खटर पटर की आवाज सुनने की कोशिश की। लगता है आवाज उस तरफ से आ रही है, जाकर देखती हूँ। आवाज का पीछा करते करते वो किचन में पहुंच गई तो देखा सब लोग वहीं थे। ये सब सुबह सुबह खाना बनाने लगे। जाकर देखती हूँ। रसोई में घुसते ही उसकी नजर चूल्हे पर रखे एक बड़े से भगोने पर गई। भगोने में पानी उबल रहा था, लेकिन तभी उसकी ननद सुजाता मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाभी तुम भी बैठो, आज से तुम भी हमारे परिवार की परंपरा का हिस्सा बनोगी। उबली हुई सब्जियों की परंपरा। उबली हुई सब्जियां, बिना मसाले, बिना तड़का? हाँ बहू, हमारे घर में पीढ़ियों से यही परंपरा है। मसालेदार खाना शरीर के लिए जहर होता है। हमारे परिवार ने आज तक मसालेदार खाना नहीं खाया। रागिनी ने धीरे से कहा, लेकिन माँ जी स्वाद भी तो जरूरी होता है। कभी कभार की बात अलग है, पर हर रोज उबला हुआ खाना। सासू माँ का चेहरा सख्त हो गया। गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थी वो। उन्होंने कड़क लहजे में कहा, देखो बहू, तुम छोटी बच्ची तो रही नहीं जो हर चीज में तुम्हें स्वाद चाहिए। और वैसे भी स्वाद जरूरी नहीं, सेहत जरूरी होती है, और ये इस घर की परंपरा है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इसी तरह खाना पड़ेगा। रागिनी का मन घबरा गया। खैर, शाम के वक्त जब सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तब रागिनी अकेले किचन में घुस गई। उबला उबला खाना खाकर तो मैं बोर हो गई और पेट भी नहीं भरा। जल्दी से कुछ मसालेदार बना लेती हूँ। रागिनी ने जल्दी से कढ़ाई चढ़ाई। इतने में वहां उसकी सास आ गई और उसने पूरी कढ़ाई सहित घर के बाहर नाले में फेंक दी। उसके बाद, बहू तुझे मना किया था ना, पहली गलती थी इसलिए माफ कर दिया। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? जी सासू माँ। तो इस तरह रागिनी को उस घर में आए 1 हफ्ता हो चुका था और हर दिन बस उबली हुई सब्जियां ही मिल रही थी। मेरा तो मन घबराने लगा है। आज रात जब सब सो जाएंगे तब कुछ न कुछ करना पड़ेगा।
तभी रागिनी को कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, इतनी सख्ती से उबला खाना खाने की क्या वजह हो सकती है? कहीं इस परंपरा से जुड़ी कोई रहस्यमय कहानी तो नहीं? पूरा घर तलाश कर देखती हूँ। सभी लोगों के सोने का फायदा उठाकर रागिनी पूरे घर में इधर उधर घूमने लगी। तभी अचानक उसे एक दरवाजा दिखा। ये दरवाजा तो मैंने इस घर में आज पहली बार देखा है, खोल कर देखना पड़ेगा। ये दरवाजा अक्सर बंद रहता था और किसी को भी इसके आसपास जाने की इजाजत नहीं थी। दरवाजा खुलते ही अचानक रागिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है? तभी अचानक रागिनी को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। लगता है कोई जाग गया है। अगर सासू माँ ने मुझे दरवाजा खोलते हुए देख लिया तो मैं इस दरवाजे के पीछे का रहस्य कभी नहीं जान पाऊंगी। अभी जाकर सो जाती हूँ, आगे का काम कल करूंगी। तभी रास्ते में उसे राकेश मिल गया। कहाँ इतनी रात में आत्माओं की तरह भटक रही हो? चलो चुपचाप सो जाओ। मैं किचन में पानी पीने गई थी। उस रात तो रागिनी चुपचाप जाकर सो गई, लेकिन अगली रात फिर से उसने खोजबीन शुरू की। मकड़ी के जाले से पूरा कमरा भरा था। ये कमरा तो भूतिया लग रहा है। तभी रागिनी की नजर एक डायरी पर पड़ी जिसमें एक डरावनी कहानी लिखी हुई थी। लगता है इस किताब में इस परिवार का इतिहास छुपा हुआ है, पढ़कर देखती हूँ। रागिनी ने पूरी कहानी पढ़ ली। उस कहानी के अनुसार इस घर में जो भी मसालेदार खाना खाता था वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाता था और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। वो कहानी पढ़कर रागिनी के रोंगटे खड़े हो गए। कहीं ये सिर्फ एक कहानी तो नहीं, या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? मैं सच में इंसानों के साथ ही रह रही हूँ या भूत प्रेतों के साथ? कहीं मेरे सास, ससुर, ननद और पति सबके सब भूत तो नहीं है? क्या इस घर में कुछ अनहोनी हो चुकी है? क्या ये सब सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि किसी रहस्य को छिपाने का तरीका था? खैर, रागिनी के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। ये डायरी और एल्बम अपने साथ ले जाती हूँ, कल सुबह ही सारे रहस्यों का पर्दाफाश होगा। अगली सुबह रागिनी ने सबके सामने डायरी रख दी और सीधा सासू माँ से पूछा, माँ जी, इस घर में मसालेदार खाना खाने से लोग गायब क्यों हो जाते थे? क्या इस डायरी की कहानी में कोई सच्चाई है या ऐसे ही? तुझे उस कमरे को नहीं खोलना चाहिए था। सासू माँ वो सब छोड़िए, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए, क्या ये सब सच है? कुछ देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा। फिर सासू माँ ने धीमे स्वर में कहा, बहू, ये सच है कि इस घर में कुछ अनहोनी हो चुकी है, लेकिन ये सब अंधविश्वास है। सालों पहले इस घर में एक औरत थी जो बहुत मसालेदार खाना खाती थी। उसने एक बार हमारे खानदान की पुरानी परंपरा तोड़ दी और उसी रात से वो गायब हो गई। उसके बाद जिसने भी मसालेदार खाना खाया उनके साथ भी अजीब घटनाएं हुई। रागिनी को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया। माँ जी, आप लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। अगर ये सब सच होता तो आज की दुनिया में भी लोग मसालेदार खाना नहीं खाते। सासू माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन रागिनी ने तय कर लिया था कि वो इस डर को खत्म करके रहेगी। रौनक बिना कुछ बोले काम पर चला गया। शाम को रागिनी अपने कमरे में बैठकर उस अंधविश्वास के बारे में ही सोच रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। खैर, धीरे धीरे रात हो गई। उस रात रागिनी ने सबके लिए मसालेदार खाना बनाया। गर्मा गर्म छोले, तीखी भिंडी, चटपटे आलू। डरिए मत, देखते हैं कोई गायब होता है या नहीं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, देखा कुछ नहीं हुआ, कोई गायब नहीं हुआ। सासू माँ, आप भी खाओ। अगर आप गायब हो गई तो मैं वापस बुला लूंगी आपको। हाँ लो भाग्यवान, कुछ नहीं होगा। हाँ माँ, पहली बार मसालेदार खाना खाकर तो मजा ही आ गया। अब हम गायब भी हो जाए तो कोई गम नहीं। ठीक है, मैं भी खाने की कोशिश करती हूँ। सासू माँ पहले हिचकिचाई, लेकिन जब उन्होंने पहला निवाला लिया तो उनकी आंखें चमक उठी। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बहू, कितना अच्छा खाना बनाया है तुमने। बहू, आज तेरी वजह से वो डर जो पीढ़ियों से इस घर पर हावी था आज हमेशा के लिए खत्म हो गया।